नमस्कार, जनता मांगे जवाब में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कपिल मिश्रा। आज हम बात करेंगे जनता मांगे जवाब में हसदेव अरण्य को लेकर मचे विधानसभा में घमासान की। जी हां, छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र में हसदेव अरण्य को लेकर सियासत तेज हो गई है। विपक्ष ने खनन और पेड़ कटाई का आरोप लगाते हुए स्थगन प्रस्ताव से चर्चा की मांग की। सरकार ने खुद पर लगे आरोपों को खारिज कर दिया। कांग्रेस ने हंगामा किया तो निलंबन झेलना पड़ा। बहरहाल छत्तीसगढ़ में एक बार फिर खनन और उसके लिए काटे जाने वाले जंगल पर सियासी घमासान छिड़ गया है। आज चर्चा में जानेंगे, कोशिश करेंगे कि आखिर मामले की तह में क्या है। पहले देख लेते हैं एक खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज का दिन भी हंगामेदार रहा। शून्यकाल के दौरान नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने हसदेव अरण्य, तमनार और बस्तर में खनन और पेड़ों की कटाई का मुद्दा जोर शोर से उठाया। विपक्ष ने आरोप लगाया कि जबरन पेड़ों की कटाई की जा रही है। स्थानीय लोग सरकार और पुलिस से डरने लगे हैं। विपक्ष की ओर से इस मामले में स्थगन प्रस्ताव लाकर चर्चा की मांग की गई। अधिसूचित क्षेत्रों में कानून उल्लंघन और जबरन जमीन छीने जाने का आरोप भी विपक्ष ने लगाया। कांग्रेस विधायक विक्रम मंडावी ने कहा कि भाजपा सरकार बनने के बाद आदिवासी वर्ग परेशान है और खनन के नाम पर जंगल उजाड़े जा रहे हैं। भूपेश बघेल ने सोलर विकल्प होते हुए कोयला खनन पर सवाल उठाया और मानव हाथी द्वंद, प्रदूषण के साथ आदिवासी क्षेत्रों में खनिज लूट का भी आरोप लगाया। जहां खदान खुलना है उन गांवों में ग्राम सभा आपने नहीं किया है, उससे कहीं दूर जाके ग्राम सभा कर रहे हैं और 15 मिनट में समाप्त हो रहा है। ये बात माननीय सदस्य उमेश पटेल जी ने सदन में रखा, यही बात विद्यावती सिद्धार कह रही है, यही बात हमारे राठिया जी कह रहे हैं, यही बात अभी सावित्री मंडावी ने बात कही और वही बात विक्रम मंडावी कह रहे हैं। तो पूरे वनांचल में जिस प्रकार से आदिवासी बहुल्य क्षेत्रों में जिस प्रकार से उनको उजाड़ने का, व्यवस्थापित करने का षड्यंत्र चल रहा है। विपक्ष के आरोपों पर सरकार की ओर से वन मंत्री केदार कश्यप ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि सभी कार्य नियमानुसार हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि खनन क्षेत्रों में जरूरत के मुताबिक करीब 6,500 पेड़ों की कटाई हुई है। भाजपा विधायक सुशांत शुक्ला ने कहा कि विपक्ष को आत्म अवलोकन करना चाहिए। प्रदेश की संपदा को लूटने वाले कौन थे, यह जनता जानती है। वही विधायक धर्मलाल कौशिक ने सदन की मर्यादा को जरूरी बताया। उनके द्वारा दी गई अनुमति का संज्ञान लेना चाहिए, पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा दिए गई अनुमति का संज्ञान लेना चाहिए और फिर एक बार अपना आत्मावलोकन करना चाहिए कि छत्तीसगढ़ की संपदा को लूटकर माता दरबार और गांधी परिवार की चरणों में समर्पित करने वाले लोग आखिर कौन थे। जो विपक्ष में है उनका काम है स्थगन लगाना, सरकार का काम है जवाब देना। और इस प्रकार के, चाहे कभी हम विपक्ष में रहे, चाहे आज कांग्रेस विपक्ष में है, ये स्थगन एक हथियार होता है, उसका उपयोग करते रहते हैं। बहरहाल हसदेव अरण्य में खनन और पेड़ कटाई को लेकर विधानसभा में सियासी टकराव तेज हो गया। विपक्ष ने जबरन कटाई और कानून उल्लंघन का आरोप लगाया। सरकार का दावा है कि सभी कार्य नियमानुसार किए जा रहे हैं। बहरहाल सत्ता और विपक्ष के दांव में जनता किस पर विश्वास करती है, यह देखने वाली बात होगी। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। तो देखा आपने, हसदेव अरण्य को लेकर जो है सदन में गर्माहट नजर आई है। आज इस पूरे मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ एक विशेष पैनल जुड़ गया है। पहले परिचय करवा देता हूं, बाद में हम चर्चा में चलेंगे। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं तौकीर रजा जी, जो कि बीजेपी नेता हैं, सौरभ साहू जी, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं, साथ ही बाबूलाल शर्मा जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। तीनों मेहमानों का हमारी चर्चा में बहुत स्वागत है। और पहला सवाल जो मेरा कांग्रेस प्रवक्ता सौरभ साहू जी से है कि आखिर क्या कुछ आज गर्मागर्मी सदन में देखने को मिली, क्या स्थगन के माध्यम से क्या पेश करना चाहते थे, क्या बात रखना चाहते थे जो आज आपकी नेता सदन ने नहीं सुनी है? कपिल जी, देखिए, हम तो जो हसदेव की जो बात है, वहां पर जिस तरीके से जंगल उजाड़े जा रहे हैं और जिस तरीके से अंधाधुंध जो पेड़ों की कटाई जारी है और कोल का उत्खनन वहां पर जारी है, कोयले का, तो इस बात को हम तो पहले से सड़कों पर भी उठा रहे हैं। लगातार उस क्षेत्र में हमारे जो बड़े नेता हैं, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जी हों, भूपेश बघेल जी हों, उन्होंने दौरा किया है और वहां का जो एक्चुअल जो जमीन का क्या स्थिति है वो देख करके वो आए हैं। आपको आश्चर्य होगा कपिल जी कि भाजपा की जो सरकार बनने के पहले से
जैसे ही यहाँ पर चुनाव के रिजल्ट आए और भाजपा की सरकार ने शपथ नहीं ली थी, उस समय से यहाँ पर पेड़ों की अंधाधुंध कटाई चालू हो गई है। और ये जो कटाई चल रही है उसमें आप तो देखिएगा कि जो 5वीं अनुसूची के जो क्षेत्र होते हैं वहां पर पेशा कानून लगता है और ग्राम सभा का एक विशेषाधिकार होता है। तो वहां पर ये जो ग्राम सभा की एनओसी भी होती है और जो उनका विशेषाधिकार होता है उसका तो पूरा उन बातों को दरकिनार कर दिया गया है और वो नियमों की कहीं भी पालन नहीं हुआ है। जैसा कि आपकी रिपोर्ट में देख भी रहा था मैं कि भूपेश बघेल जी कह रहे थे कि जो एनओसी है ग्राम सभा की, आज जो पेड़ों की कटाई होनी है एक गांव में, लेकिन एनओसी मिल रही है दूसरे गांव से। इसी तरीके से पूर्ववर्ती सरकार में भी जो इनके रमन सिंह जी की सरकार थी 13-14 की भी बात देख लीजिए, उस समय भी इसी तरीके की बात हुआ करती थी। नंदराज पर्वत की जो वहां पर उत्खनन की जब बात हुई थी तो उसी तरीके की एनओसी थी। कांग्रेस ने जांच करके पाया अपने सरकार के समय में और उसको निरस्त करने के लिए, क्योंकि निरस्त करने का जो अधिकार होता है केंद्र सरकार को होता है, तो केंद्र सरकार को पत्र लिखा, वो भी आज तक लंबित है। तो कपिल जी, जिस तरीके से पूरे नियम कानून को दरकिनार करके जिस तरीके से ये अपने मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए केंद्र की सरकार और छत्तीसगढ़ की भाजपा की सरकार, इनकी डबल इंजन की सरकार काम कर रही है, ये निश्चित रूप से निंदनीय है। और इसको हमने पहले भी चेताया भी था कि हम तो विधानसभा तक भी इसको उठाएंगे और लगातार इस बात को उठाते रहेंगे। कपिल जी, यहाँ पर सिर्फ कांग्रेस ये बात नहीं उठा रही है, वहां के जो क्षेत्र के आदिवासी हैं वो लगातार आंदोलित हैं इस बात को लेकर के कि किस तरीके से अंधाधुंध वन की कटाई हो रही है और उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। उनको जिस तरीके से मुआवजे भी मिलने चाहिए उसका भी ध्यान नहीं रखा जा रहा है। जो अनुमति है वो तो आप छोड़ ही दीजिए, रायगढ़ के तमनार में देख लीजिए आप, जिस तरीके से जो पट्टा प्राप्त जो जमीनें थी उसको बिना जबरदस्ती जबरिया तरीके से उसको लेकर के वहां पर पूरा अधिग्रहण कर लिया गया और वहां पर पेड़ों की कटाई चालू कर दी गई। तो ये जैव विविधता वाला जो जंगल हंसदेव जो होता है, ये सेंट्रल इंडिया का फेफड़ा कहलाता है कपिल जी। तो इसका ध्यान नहीं रखा जा रहा है और पूरे के पूरे आप देख लीजिए आज हाथियों का आतंक किस तरीके से छत्तीसगढ़ के अंदर बढ़ गया है। हमारी सरकार में हमने वहां पर एलिफेंट रिजर्व बनाया था। समय जो हो रहा है ये उसी समय का है। दूसरे प्रश्न को सुनते हैं, मैं आपको दोबारा मौका दूंगा, पर भी आऊंगा। तौकीर रजा साहब, बड़े आरोप लग रहे हैं, जब तक कांग्रेस की सरकार थी वो कह रहे नहीं, और जब से सरकार बीजेपी की आई, शपथ ग्रहण भी नहीं हुआ, तब से लगातार जो है हासदेव अरण्य को जो है नष्ट करने का काम किया जा रहा है। ऐसे आरोप कांग्रेस लगा रही है। विधानसभा में भी आज इसकी गूंज सुनाई दी है। 2023 में भारी विरोध के चलते तारा कोयला ब्लॉक को वाणिज्यिक खनन की नीलामी प्रक्रिया से हटा दिया था केंद्र सरकार ने। यह 2023 का मसला है, बता रहा हूं। फिर दोबारा इस पे कैसे काम शुरू किया गया तौकीर रजा साहब, किसकी सहमति से शुरू किया गया, इसके लिए क्या कोई कानून अध्यादेश कोई सदन में पास हुआ क्या जिससे आपने इसको पुनः शुरू किया? आप सभी को, आपके दर्शकों में नमस्कार। देखिए, मैं शुरुआत से बात करूंगा ताकि इसमें एक विस्तार से इसका लोग समझ सके, अपनी जो दर्शक देख रहे हैं वो भी समझ सके। 2010 में केंद्र की जो कांग्रेस की सरकार थी उसने इस पर नो गो जोन का जो है लागू करके रखा था और जयराम रमेश थे उसके प्रधानमंत्री, और उन्होंने बाकायदा इसके लिए जो है बैन लगा के रखा था। लेकिन आपकी जब सरकार आई 2019 में, तो 19 में अब जब आपकी सरकार आती है तो 16 अक्टूबर 2019 को भूपेश जी ने इसके लिए मंजूरी के लिए बाकायदा परमिशन ली, और परमिशन लेने के बाद बाकायदा इसको जो है 25 मार्च 2022 को राजस्थान की गहलोत सरकार के साथ जो है टाई अप करके अडानी को खदान अपग्रेड कर दी। तो दोहरा चरित क्यों भाई? आपने विधिवत आपने पूरा किया है, दिया है, तो उसकी तो मंजूरी के साथ दिया है, मंजूरी के साथ दिया तो उसके उसमें दिया, लिखित में दिया कि उतने पेड़ कटेंगे, और उसने पेड़ कटना मजबूरी है क्योंकि उतना पेड़ कटेंगे तो वहां पर जो है खनन होगा, तभी खनन निकाला जा सकता है। और एक तरफ से आप बात करते हैं कि हमने कल वहां पर एलिफेंट जोन, तो एलिफेंट जोन था, आपने लगाया था, तो आपने इसको कल आपने दिया क्यों उसको? तो ये कांग्रेस का दोहरा चरित्र हमेशा दिखाता रहा है, और आज वही काम भूपेश बघेल फिर से कर रहे हैं। चोर दूसरे को चोरी समझता है, वही काम कर रहे हैं। खुद तो चोरी की है, खुद तो आपने परमिशन दे दी, खुद सारी परमिशन देके रह रहे, अडानी का विरोध करते रहे, लेकिन अडानी की गोद में जाके आप बैठ गए, परमिशन दे दिया आपने।
तब बेशर्मी आपकी नहीं दिखती। और अभी आप अडानी और अंबानी का विरोध करते नजर आते हैं। इनकी पूरी पार्टी इनकी वही काम करती है और वही काम करिए आप। और आपने परमिशन दी, आपने सारी चीजों की परमिशन ली, केंद्र से भी, पर्यावरण से की सारी मंजूरी ली, उसके बाद ये सारा मामला आगे बढ़ा। और आज की बात अगर हम करें, देखिए आज जो है कानून के हिसाब से ही वहां कार्य हो रहे हैं, वहां जन सुनवाई होने के बाद ही कार्रवाई हो रही है। लेकिन कुछ आदिवासियों को अपने हिसाब से बहका कर आप उसका विरोध कर रहे हैं, तो ये विरोध होने से क्या फर्क पड़ना है ये बताइए। क्योंकि आपने तो परमिशन आपके समय की थी, वो परमिशन का ही परिपालन हो रहा है। सरकार हमारी अगर काम कर रही तो आपकी आपने जो काम किया था उसी परिपालन में आगे बढ़ते हुए काम कर रही है। अगर हमारी सरकार काम करती है, जब 18 में काम कर रही थी, तो आप हमको बिल्कुल इल्जाम लगा सकते कि 2018 में रमन सिंह की सरकार ने किया था। लेकिन हमेशा झूठ बोलने का अगर कोई मुद्दा दिखा जाता है या दोहरा चरित्र कहीं दिखते हैं, तो हमेशा कांग्रेस को क्यों दिखता है? कांग्रेस में ये चीज क्यों दिखती है? आप जी 2019 में उन्होंने परमिशन ली, आपने जैसा कहा गहलोत सरकार के साथ उनका अनुबंध हुआ, लेकिन 2023 में तो प्रतिबंध आपने लगाया था ना, तो इसको फिर दोबारा किसने शुरू किया? 2023 में प्रतिबंध लगाया मैटर नहीं है। 2023 के पहले तो सारी परमिशन हो चुकी थी, केंद्र सरकार से पर्यावरण की क्लियरेंस मिल चुकी थी और उसी के अनुरूप ही वो कार्य हो रहे हैं। तो उसके अनुरूप ही काम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। परमिशन की बैन नहीं लगी थी, बैन तो 2010 में लगी थी, 2010 और 2011 में भी लगी थी। तो 11 के आखिरी में जब जो आपका जो है जून 2011 में उसकी परमिशन वापस इनको मिली, तो आप जो है इस बात को समझिए। लेकिन नो गोन जो है उसको हटा दिया गया। उसके बाद जो है आपने जो परमिशन ली है 2019 में ली है, तो 19 में आप बढ़ते उसी को आप कंटिन्यू कर रहे हैं। आपका कहना यह है कि 2022 हो जी, मैं समझ गया आपकी पूरी बात को। उसी परमिशन को, कांग्रेस की परमिशन को आप आगे बढ़ रहे हैं। समय का अभाव है तौकीर साहब, समय का अभाव है। मैं आप पर आऊंगा, दोबारा आऊंगा चर्चा पे। सीधा बाबूलाल शर्मा जी का रुख करूंगा। शर्मा जी, क्या लगता है जिस तरीके से हसदेव हरण को लेकर जो है तस्वीर सामने आ रही है, बीजेपी का एक कहना है कि 2019 में जब तत्कालीन कांग्रेस सरकार आई, भूपेश बघेल साहब मुख्यमंत्री बने, तब ये जो है इसकी पूरी परमिशन केंद्र सरकार से ली गई और सरकार जब तक रहा तब तक बढ़िया सब चलता रहा। सरकार गई तो अब विरोध के स्वर बनी कि दो तरह के दोहरा चरित्र सामने आ रहा है। क्या वास्तविकता में सच्चाई यही है जो तौकीर साहब कह रहे हैं, या सच्चाई वो है जो आज विधानसभा के पटल पे सामने आई है? देखिए, सरकारें किसी की भी रही हों, खदानों को अनुमति दिलाने का काम सरकारें करती हैं और सरकारें ये चाहती भी हैं कि हमारा राजस्व बढ़े, तो उसके लिए खदान की जरूरत भी है। सबसे पहली बात तो ये हुई। अब सवाल आता है कि कांग्रेस सरकार ने किया, भाजपा सरकार ने किया, सारी सरकारें जो है वो कर रही हैं, सारी सरकारें अनुमति दे रही हैं। और ये निश्चित ये सही बात है कि थोड़ा सा फर्क किया उन्होंने, तौकीर रजा जी ने, कि भूपेश बघेल सरकार ने जो है अनुमति को रोक कर रखा था, इसमें कोई दो राय नहीं है, रोक कर रखा था। लेकिन अंतिम समय में जो है उन्होंने उसकी परमिशन दे दी। इतना ज्यादा दबाव जो है वो केंद्र सरकारों का रहता है, केंद्र सरकार की अनुमति होती है, केंद्र सरकार चाहती है कि यहाँ कोयला का खनन हो, क्योंकि उन्हीं का मुद्दा है, केंद्र सरकार के अधीन ही है वो सारी चीजें, अनुमति। तो वो अनुमति केंद्र सरकार की थी और केंद्र सरकार की अनुमति को राज्य सरकार ने रोका हुआ था। बाद में जो है इतना दबाव बढ़ा कि राज्य सरकार को अनुमति देनी पड़ी। स्थिति वो नहीं है, स्थिति ये है कि लाखों पेड़ कटने के जो आरोप लग रहे हैं, और इन्होंने, केदार कश्यप ने आज स्वीकार किया कि 6000 पेड़ कटे हैं, 6000 की अनुमति है, 6000 पेड़ कटे हैं। यहाँ है असली मुद्दा। असली मुद्दा ये है कि अनुमति 3000 पेड़ों की होती है और कटते अंधाधुंध हैं। और आज नहीं, बरसों पहले से जो है आंदोलन हसदेव अरण्य में चल रहा है। लोग वहाँ सामाजिक आंदोलन करने वाले लोग, सामाजिक संगठनों का भी कहना है कि वहाँ अंधाधुंध कटाई हो रही है। मैंने पेड़ गिनने का वक्त ही नहीं है, कितने पेड़ कट गए, कितने पेड़ गिर गए, कि वो देखने वाला कोई नहीं है। माई का लाल कोई पहुंचता भी नहीं वहां पर। तो ये जो सामाजिक संगठनों के कुछ लोग पहुंचे थे, इनको प्रताड़ित किया गया, इनको परेशान किया गया और इनको जो है हताश किया गया। और जहां तक सवाल है कि ताकत जो होती है, जो खनन माफिया जो होते हैं, उनकी ताकत जो होती है, जो खनन का धंधा करने वाले लोग हैं, उनकी जो ताकत होती है वो केंद्र सरकार पर भी दबाव बनाकर रखते हैं। और इस कारण जो है केंद्र सरकार जो राज्य सरकारों पर दबाव बनाती है, जिसका परिणाम जो है जो हम भुगत रहे हैं, हमारे सामने जो है। और दूसरी चीज ये है कि जब 3000 की अनुमति हो जाती है तो वो बिल्कुल निर्द्वंद हो जाते हैं कि अनुमति कहते हैं ना, जैसे एक पिट पास लेते हैं और 15 रेत की माने
ट्रकें पास कर देते हैं, उसी तरह जो है एक अनुमति होती है 3000 पेड़ों की, उस अनुमति के आधार पर कोई कुछ बोल नहीं पाता है। लोकल लोगों को दिखाया, लोकल अधिकारियों को दिखा दिया जाता है हमारे पास परमिशन है, और परमिशन के बाद कटाई कितनी है उसको कौन गिनने आएगा? गिनने वाला तो कोई नहीं है। तो आंदोलनकर्ता लोग वहां जाते हैं। सर समय का उनके आंकड़े कम समय बात को थोड़ा सा पूरा कीजिए, बाकी पैनलिस्ट भी हो और भी मैं एक राउंड लगाना चाहता हूं। तो संगठनों के जो आंकड़े हैं वो अलग हैं और सरकारों के आंकड़े अलग हैं। जी चलिए, सरकार के आंकड़े अलग हैं और जो वास्तविकता में आंकड़े अलग हैं। सौरभ जी, अभी आप कह रहे थे, बड़े बड़े आरोप लगा रहे थे, चलिए मैं पूर्ववर्ती आपको थोड़ा सा संज्ञान में दिला दूं। 27 जुलाई 2022 को सर्वसम्मति से विधानसभा में प्रस्ताव पास हुआ था हसदेव अरण्य के जंगलों पर कटाई को रोक लगाने को लेकर, और यह प्रस्ताव जो है जोगी कांग्रेस के विधायक धर्मजीत सिंह लेकर आए थे। यानी इसको अशासकीय प्रस्ताव कहा जा सकता है। अशासकीय संकल्प पारित हुआ था सर्वसम्मति से। क्या ये आपकी सरकार थी, आपके विधायक की तरफ से? कोई कांग्रेस के विधायक या कांग्रेस की सरकार क्या इस प्रस्ताव को नहीं ला सकती थी? क्या ये प्रस्ताव जो आया था, जो अशासकीय था, क्या शासकीय में तब्दील नहीं हो सकता था? क्या इसको लेकर इसको कानून का अमली जामा नहीं पहनाया जा सकता था? सजाएं होती, कानून बनता, तो आज सच में हसदेव अरण्य की जो हालत है उसमें शायद कहीं ना कहीं लगाम लगाने की कोशिश भी की जा सकती थी। तो क्या माना जाए आपकी सरकार ने लगाम लगाने की कोशिश ही नहीं की है? देखिए कपिल जी, सर्वसम्मति से, जैसा कि आपने ही अपने वक्तव्य में कहा, उस समय तो हमारी सरकार थी और सर्वसम्मति से ये पास हुआ था, और उसके लिए हमने केंद्र को चिट्ठी भी लिखी थी, जो कि आज तक पेंडिंग है, जो मैंने अपने पूर्व के वक्तव्य में कहा। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है, सरकार केंद्र से चल रही थी क्या आपकी? आवंटन है सौरभ जी, सरकार केंद्र से संचालित हुई थी क्या भूपेश बघेल जी की? देखिए, केंद्र में तो भाजपा की सरकार थी, केंद्र में तो भाजपा की सरकार थी ना कपिल जी। तो जो कोल ब्लॉक का जो आवंटन होता है वो केंद्र का अधिकार क्षेत्र होता है निश्चित रूप से, जो बाबूलाल शर्मा जी ने भी कहा। लेकिन तौकीर राजा जी ने उस पूरी बात को आपके सम्मानित चैनल में मिसलीड किया है। तो उनकी बात का तो सबसे पहले मैं खंडन करता हूं कि उनकी जानकारी बिल्कुल गलत है। तो हमने यहाँ पर जो सर्वसम्मति से अशासकीय संकल्प जो आपने कहा वो पारित किया, और उसके लिए प्रयास हमने किए। और सौरभ जी यही टोकना चाहूंगा, अशासकीय संकल्प क्यों? वो शासकीय क्यों नहीं हो सकता था? कांग्रेस का विधायक उसको क्यों नहीं ला सकता था? उसके लिए कानून क्यों नहीं बनाया गया? क्या आप अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है कि चूक हुई आपसे? देख लीजिए आप, हमारी सरकार 2018 में बनी थी कपिल जी। 2018 से लेकर के 2022 तक हमने अनुमति नहीं दी। जैसा कि बाबूलाल शर्मा जी ने भी कहा कि बहुत दबाव होता है केंद्र का, तो वो दबाव के चलते वो देना पड़ गया। तो ये हमने तो उसको पूरा का पूरा चरितार्थ किया ना, कि हमने तो कभी भी परमिशन नहीं थी। हमने जिस तरीके से करके रखा, कानून की बात कर रहा हूं, कानून बना देते आप, जो संकल्प पारित हो उसको कानून बना देते, मैं ये बोल रहा हूं। मैं वही कह रहा हूं। तो वो एक प्रक्रिया की बात थी ना कपिल जी, जिस तरीके से हमने रोक करके रखा। और मौन स्वीकृति आपकी की भी कहलाई, मतलब आज जो स्थिति है आप देखिए, आज अगर जमीन पर पे जाकर के देखेंगे, आज जब भाजपा की सरकार है, तो खुद बाबूलाल शर्मा जी कह रहे हैं, दूसरे संगठन भी कह रहे हैं कि आज जमीन पर जाकर के देखिए किस तरीके से दोहन हो रहा है। क्या हमारी सरकार में हुआ क्या वैसा? अब उसका कानून बने या ना बने, लेकिन दोहन तो नहीं हुआ उस तरीके से। हमने तो पूरी संवेदनशीलता के साथ वहां पर कार्य किया ना। तो और कुल मिलाकर के जो अधिकार क्षेत्र है वो भी केंद्र का था। लेकिन जो एक छोटे से राज्य की सरकार के रूप में जो किया जाना चाहिए था, हमारी सरकार ने निश्चित रूप से ईमानदारी पूर्वक वो पूरे कार्य किए और उसको बचाने का एक ईमानदार प्रयास किया। आज जो आवश्यकता है, मुझे लगता है कि मैं बीजेपी के प्रवक्ता से भी कहना चाहूंगा कि राजनीति से परे पर्यावरण को अगर मैं जवाब लेता हूं, आपके सवाल का ही जवाब देता हूं। तौकीर रजा साहब राजनीति कर रहे हैं, आप कांग्रेस की सरकार पर भी दबाव बनाते हैं, और अब तो आपकी सरकार है। अब सैया भाई कोतवाल तो डर का है का? देखिए साहब, मैंने पहले बताया, ये बोलते हैं कि 2022 में जो है दबाव कारण कर। देखिए साहब, आपको बता दूं, मैंने पहले कहा था 16 अक्टूबर 2019 को भूपेश बघेल ने पर्यावरण के लिए सिफारिश की थी, बिना किसी दबाव के, कि यहां पर ये जो है आप इसकी परमिशन दीजिए हसदेव के लिए। और उसके बाद 25 मार्च 2022 को राजस्थान के मुख्यमंत्री के गहलोत के साथ मिलकर बाकायदा उसका जो है हस्तांतरित कर दिया, उसकी परमिशन मंजूरी दे दी। अपनी बात रखिए, आप ही रखिए अपनी बात। खुद जब परमिशन देने के लिए सिफारिश करते हैं और उसके बाद आप दबाव बना रहे हैं, ये दोहरा चरित्र आपको क्यों? दोहरा चरित्र क्यों? आप जब सिफारिश करते हैं तो उसको बड़ा अच्छा समझते हैं, और आप ही उसकी परमिशन देते हैं, और आप ही राजस्थान के मुख्यमंत्री को बुला के बाकायदा अडानी के गोद में जाकर बैठ जाते हैं उसको मंजूरी देते हुए, और आप बोलते हैं कि हमारे समय में खनन शुरू नहीं हुआ था। अरे खनन शुरू नहीं हुआ था, खनन कंपनी ने नहीं करके शुरू करी,
तो मैं तो कंपनी में शुरू करना शुरू कर ली, पहल करना शुरू नहीं करी, तो ये दोहरा चरित्र बंद करिए भाई, ये दोगलापन है, ये साफ सुथरा दोगलापन है भूपेश बघेल का और आपकी जो है पूर्ववर्ती सरकार के लोगों का। और आज जो बैठे हैं इस प्रकार से आप जो दोहरा चरित्र अपनाते हैं ना, ये बंद कर दीजिए, ये नहीं चलने वाला। आज चलिए समय का अभाव है, तो साथ सौरभ जी समय का अभाव है के हिसाब से वहाँ विधिवत परमिशन के परमिशन जी समय का अभाव है, चर्चा को सार्थक बनाए मैं बाबूलाल शर्मा जी को रुक करूंगा। और भ्रम पैदा करने का सिर्फ काम किया है और जनता को बहलाने का काम किया, बहकाने का काम किया, उसके अलावा कुछ नहीं किया है। चलिए बताइए शुरुआत और बोलोगे कि क्या नहीं इसको बंद करना चाहिए। अरे वाह भाई, दोहरा चरित्र। अरे सुन तो लीजिए तौकीर साहब, है भाई, सुन तो लीजिए, मैं ये कह रहा हूं, चलिए जो गलती भूपेश बघेल सरकार से हुई है, चलिए आप अपनी गलती मत मानिए, अब तो आपकी सरकार है, गलती को सुधार लीजिए। भूल तो सबसे होती है, लेकिन सुबह का भूल अगर शाम को घर वापस जाए तो भूला नहीं कहा जाता है। रद्द करिए ना, नहीं भूलने वाली बात नहीं है। पर मिश्रा जी एक बात बता दीजिए, जब परमिशन विधिवत हुई है, पर्यावरण की विधिवत मंजूरी हुई है, तो उसका तो परिपालन जो है करेगी ना सरकार, तो पालन कर रही है। अब क्या हो तौकीर जी, अब क्या हुआ, लेकिन विधिवत सुनवाई तौकीर जी अब क्या हुआ? सौरभ जी प्लीज, मैं ले रहा हूँ, सौरभ जी मैं जवाब ले रहा हूँ। तौकीर जी चलिए जो गलती होगी अब क्या हो, चलिए अब आपकी सरकार है, अब क्या होना चाहिए उस पर चर्चा कर लेते हैं। नहीं तो बोल तो दिया परमिशन मिली हुई है, तो उसी की विधिवत सुनवाई करते हुए, जन सुनवाई परमिशन रद्द भी तो हो सकती है साहब, करते हुए काम कर रही है। ग्रामीणों के बीच में जाके हमने कोई ऐसा कोई काम किया? चलिए समय का अभाव है, समय का अभाव है। 30 सेकंड की प्रतिक्रिया बाबूलाल जी आपसे चाहूंगा। वकील साहब को समय का अभाव है, क्षमा चाहूंगा, समय का अभाव है तौकीर जी, समय का अभाव है। बाबूलाल शर्मा जी को सुनते हैं। शर्मा जी क्या लगता है, जिस तरीके से बीजेपी कांग्रेस दोनों अपनी अपनी गलतियों को मानने को तैयार नहीं है, एक परमिशन की बात कर रहे हैं, दूसरे कह रहे हैं कि दबाव में हमने काम किया है, आखिर इसमें तो नुकसान छत्तीसगढ़ का हो रहा है ना बाबूलाल जी? देखिए सरकारें किसी की भी हो, मैंने पहले ही कहा एक तरीके से ही काम होता है, एक तरीके की बातें होती हैं। अब जन सुनवाई की बात की जा रही है, जन सुनवाई क्या होता है सब जानते हैं, आप खुद भी जानते होंगे, लेकिन बोलेंगे नहीं, आप कहेंगे नहीं, लेकिन जानते तो सब है कि जन सुनवाई किस तरीके से की जाती है, गाँव वालों को कैसे दबाव दिया जाता है, किस तरीके से दादागिरी की जाती है, किस तरह से एक जगह लोगों को बैठा दिया जाता है और दूसरी जगह 10 लोगों को बैठा करके पास करा लिया जाता है, कई प्रकार की बातें ऐसी होती है। तो पूंजीपतियों के सामने सारे पस्त हैं, मैं आपको बता दूं, सरकारें भी पस्त है, केंद्र सरकार भी पस्त है और सब कुछ पस्त है। आपको अगर देना है तो खनन के लिए देना होगा और वो मांगेंगे तो आपको देना होगा, ऐसी स्थिति। चलिए बाबूलाल जी आपके जवाब पे कुछ कहना चाह रहे हैं तौकीर साहब 10 सेकंड, समय का अभाव बिल्कुल। बिल्कुल देखिए, ये जो बात कर रहे हैं अपना बाबूलाल भैया, ये बिल्कुल भूपेश बघेल की सरकार में हमेशा रहा। उन्होंने संरक्षण दिया अपने पुलिस वालों को संरक्षण और जो है गुंडों और बदमाशों को संरक्षण देते हुए दबावपूर्वक काम करती रही सरकार, और वही काम वो उनके समय में होता रहा। हमारी सरकार ऐसा कोई काम नहीं करती, बिल्कुल विधिवत कार्य हो रहा है। चलिए ठीक है सौरभ जी 10 सेकंड पानी हो जाएगा, भेज दीजिए। हमारी सरकार में कभी देखने को नहीं मिला, इन्हीं की सरकार में देखने मिलता है। हमारे जब माननीय नेता भूपेश बघेल जी तमिलनाडु क्षेत्र का दौरा करने जाते तो चलिए सौरभ जी देखो, जनता ने आपको भरपूर समझ दिया, 5 साल का शासन किया आपने और साथ अच्छी वजह नहीं रही है, आप जनता के दिलों पर राज नहीं कर पाए, इसलिए शायद जनता ने जो है सत्ता परिवर्तन किया है। फिलहाल के तौकीर साहब समय का अभाव है, तौकीर रजा साहब, सौरभ साहू जी और बाबूलाल शर्मा जी चर्चा का हिस्सा बने, उसके बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ये शोभा नहीं देता। तो जनता मांगे जवाब में आज हमने बात की है हसदेव अरण्य के जंगलों की भरपूर हो रही कटाई को लेकर, जहां पर सदन से लेकर सड़क तक ये मामला गूंजा है, लेकिन जिम्मेदारों के कानों में इस मुद्दे को लेकर जू तक नहीं रंजी है। एक दूसरे पर जो है अपनी जो बॉल है वो एक दूसरे के पाले पर फेंकते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इससे कहीं ना कहीं नुकसान जो है छत्तीसगढ़ की उस संपदा का है जिससे छत्तीसगढ़ की पहचान है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।